अगर हम क्लास में मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें सॉल्यूशंस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल नेट यूज़ करते हैं गूगल से कुछ चीज़ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन जैसे। जी जी ब्लेंडिंग लर्निंग एक्चुअली सर ये डिफरेंट मेथड्स हैं ब्लेंडेड में मतलब और ये कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल मेथड यानी जो फेस टू फेस लर्निंग होती है और हमारा ऑनलाइन सिस्टम। सर ऐसे हो सकता है आपकी अगर वीडियो सामने आ रही हो, हम यहाँ से बुक खोल के भी बैठे हुए हैं, आप पढ़ा भी रहे हो और हम वहाँ से भी देख रहे हैं, तो इसको ब्लेंड कह सकते हैं? नहीं बेटा ऐसा नहीं है। इसमें ब्लेंडेड का पर्पस होता है कि आप दोनों मेथड्स को यूज करते हैं, यानी इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शंस भी हैं और यानी आपने लास्ट में मैंने आपको सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस के बारे में बताया था आपको, अगर आपको याद हो, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग। यस सर। Synchronous learning में मैंने क्या बताया था that learner and teacher both are present at the time of delivery of instructions. So it means all the students are present in the classroom, or either that classroom is in the physical setting or either in virtual setting. जैसे अभी यहाँ पे आप लोग भी मौजूद हैं, टीचर भी मौजूद है, तो ये आपकी सिंक्रोनस लर्निंग है जहाँ पे आप मुझे ऑनलाइन यानी लाइव सुन रहे हैं और एट द सेम टाइम यानी हमारी बातचीत हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस लर्निंग वेयर टीचर एंड students both are present, ठीक है। while in asynchronous learning teacher और student में से एक प्रेजेंट होता है, दूसरा प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और उसको मैं शेयर कर देता हूँ, और ऐसे स्टूडेंट जो किसी वजह से आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे या नहीं कर सके, तो वो बाद में उन्हीं चीजों को अगर देखते हैं तो देन इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ एसिंक्रोनस लर्निंग। जो वीडियो से आपकी लर्निंग होती है, यूट्यूब से जो लर्निंग होती है, इसमें इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट नहीं होता, एक्चुअली लाइव नहीं होता, तो आप उसे क्वेश्चनिंग नहीं उस तरह से कर सकते। आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, कमेंट्री कर सकते हैं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं कोई भी उसको, लेकिन आप उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त वो इंस्ट्रक्टर वहां पे मौजूद नहीं है। सो वट एवर यू आर लर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर दैट इज एसिंक्रोनस इन द वीडियो फॉर्म, ठीक है, जो भी आपको नोट्स हैं वट एवर। तो ये दोनों बेसिक जो पर्पस ऑफ आईसीटी कोर्स है, आपको ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ लेके आना है, ब्लेंडेड टीचिंग की तरफ लेके आना है, that people should have skills to teach the students through sort of your informal setting and in distance education setting। जो भी आपके ये आपकी virtual learning आ गई है, virtual setting आ गई है, इसमें जैसे भी हमने टीच करना है, इन दोनों सेटिंग के लिए आपको फिट करना है, आपको इम्प्रूव करना है, आपको इस काबिल करना है that you can teach in both setting, informal setting or in the sense in the physical setting in the classrooms, as well as in डिस्टेंस और वर्चुअल सेटिंग जहाँ पे लर्नर आपके सामने नहीं है, डिस्टेंस एरिया से हैं, आपको दोनों में ही आप इक्वली जो है वो बातचीत कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रहिएगा आपको, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग। इसमें आपको बेटा कुछ पार्ट ऑफ ये लाजमी नहीं है कि 100% आपका वो ऑनलाइन ही हो। इसमें ये हो सकता है कुछ चीजें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों को दे देते हैं और बाकी आप क्लासरूम में डिस्कशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने वीडियो लेक्चर्स बनाएं, उसे यूट्यूब पे डालें या उनको वैसे आप अपनी यूएसबी में रख लें, वो शेयर कर दें, जिस तरह से भी हो, लेकिन आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो बच्चों के पास होनी चाहिए। और आपके पास या ऐसी एक्टिविटीज हो जो बच्चों ने ऑनलाइन परफॉर्म करनी है, चाहे वो ई क्विज हो या ई लर्निंग के रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हो, ई गेमिंग हो, सिमुलेशन है, सो देयर में बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो हम फ्यूचर में इंशाल्लाह लर्न करेंगे, जो हम बच्चों को ऑफर करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट। ओके, तो यहाँ पे बेटा चैट हो सकती है, टीचर हैव ऑनलाइन मेंटरिंग सेशन with their teachers through chat and are subscribed to class email list। तो जैसे आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो आप व्हाट्सएप में आपको लिंक भेज दिया जाता है, पहले ईमेल था, ईमेल में चीजें शेयर होती थी। और a web based training course can be enhanced by a periodic face to face interaction, जिसमें वेब बेस्ड कोर्स है लेकिन आप उसको फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है वो कर रहे हैं। So blending was promoted by the recognition that not all learning is best achieved in an electronically mediated environment। तो बेसिक जो पर्पस है ब्लेंडेड लर्निंग का वो ये बिलीव है कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो सकता। सो पार्टिकुलरली वन दैट डिस्पेंसेस विद अ लाइव इंस्ट्रक्टर ऑल टुगेदर, जहाँ पे सारा आप डिपेंड कर रहे होते हैं लाइव इंस्ट्रक्टर पे। इंस्टेड कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू द सब्जेक्ट मैटर, जो एक्टिव सब्जेक्ट मैटर उसको भी हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए,
द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उनको फोकस करना चाहिए उन्हें अचीव करने के लिए, एंड आउटकम्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी हमने ज़हन में रखना होता है जब हम रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शंस करते हैं, एंड द लर्निंग कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अराइव एट द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी मेथड। तो इसका पर्पस ये है कि हम यानी जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं उनको उसके थ्रू हमारा जो डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो ऑप्टिमम हो, बेस्ट हो, ठीक है, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स की मैक्सिमम लर्निंग कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। तो एक चीज पे फोकस करना मकसद नहीं है कि हम विजुअल पे आ जाएं और फिर हम फॉर्मल को छोड़ दें, ऐसा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अगर फॉर्मल में भी है तो विजुअल के जो फायदे हैं वो भी बच्चों तक पहुंचने चाहिए। हमें बच्चों को अच्छी जो वीडियोस हैं, चाहे वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी टीचर ट्यूब पे अवेलेबल है, या कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शनल वेबसाइट है, कोर्स वेबसाइट है जहाँ पे कोई अच्छी पीपीटीज हैं, अच्छे कंटेंट्स हैं, हमें वो चीजें बच्चों से शेयर करनी चाहिए, so what they may access that material and they may learn from there. Okay, now we move towards, इस पे वैसे बात हो गई है व्हाट इज ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ये बेटा आपको समझ आ गई ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की? यस सर। बेटा ओपन एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल, मींस फॉर ऑल एजेस। यानी ओपन एजुकेशन में कोई इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते जैसे फॉर्मल एजुकेशन में होते हैं। तो ओपन एजुकेशन का सोल पर्पस क्या है कि कोई भी लर्नर किसी भी एज में हो, किसी भी एरिया से हो, हम उसे ट्रेनिंग देंगे, हम उसे उसके अंदर वो जो लर्न करना चाहता है उसको लर्न करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। मतलब एक आदमी है, पर्सन है, ही और शी इज ऑफ 70 इयर्स ओल्ड, अगर वो मैट्रिक करना चाहता है 70 इयर्स में, तो हम उसे 70 इयर्स में मैट्रिक ऑफर करेंगे भी, आप ठीक है अगर आप मैट्रिक करना चाहते हैं करें, आप करना चाहते हैं करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इवन एक जो पर्सन है वो पीएचडी करना चाहता है 80 साल की उम्र में, तो हम उसे 80 साल में भी इनरोल कर लेंगे। ओपन एजुकेशन का मकसद ये है कि ओपन फॉर एवरीथिंग, ओपन फ्रॉम वॉल्स, यानी आप जो लर्नर है वो आपकी बाउंड्री के अंदर नहीं है बल्कि वो किसी भी एरिया में है। हम ऐसी ऐसी फैसिलिटीज देंगे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किसी भी एज में लर्न कर सकता है, अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। So open and distance learning is defined by the Commonwealth of Learning as a way of providing learning opportunity that is characterized by the separation of teacher and learner। तो ये मैंने पहले बताया था, जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें सेपरेशन है टीचर की और लर्नर की इन टाइम के हवाले से भी हो सकती है। मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग और लाइव हैं, सब लोग एक टाइम पे लर्न कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, और समटाइम ऐसा होता है कुछ लर्नर मौजूद हैं, कुछ लर्नर मौजूद नहीं है, तो आप उनको रिकॉर्डेड मटीरियल, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं। और प्लेस, जैसे हम यहाँ पे वी आर कनेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, तो यहाँ पे कोई देयर इज सेपरेशन बिटवीन द लर्नर एंड द टीचर विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, ठीक है। और बोथ टाइम एंड प्लेस, तो दोनों में भी हो सकती है, टाइम और प्लेस में भी हो सकती है। लर्निंग दैट इज सर्टिफाइड इन सम वे बाय एन इंस्टीट्यूशन और एजेंसी। तो इसका ये भी पर्पस है कि डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली इज डिफरेंट फ्रॉम द ई लर्निंग इन द सेंस दैट इसमें कोई ना कोई आपको सॉर्ट ऑफ कोई सर्टिफिकेट मिलता है, कोई डिग्री मिलती है, कोई रिजल्ट कार्ड आपको मिलता है कि आपने ये कोर्स पढ़ लिया है। लेकिन जो ई लर्निंग है उसमें आपको कोई चीज नहीं, सर्टिफिकेशंस नहीं है, आप अपने तौर पे अपनी मर्जी से जितनी मर्जी लर्निंग कर सकते हैं। सो द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, तो डिस्टेंस एजुकेशन में प्रिंट मीडिया बुक्स भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आपकी ई बुक्स भी हो सकती हैं, ई नोट्स भी हो सकते हैं, ई असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं, प्रिंट असाइनमेंट भी हो सकती हैं, टू वे कम्युनिकेशन, लेकिन इसमें टू वे कम्युनिकेशन होना लाजमी है डिस्टेंस एजुकेशन में, ठीक है। That allow learners and tutors to interact, जैसे हम लोग यहाँ पे इंटरेक्शंस कर रहे हैं, टीचर्स और लर्नर दोनों ही आपस में बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ ओकेजनल फेस टू फेस मीटिंग, ये भी हो सकता है कि उनकी वेब कॉन्फ्रेंसिंग हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या किसी जगह पे वर्कशॉप्स हो, उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शंस हो, एंड स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ कोर्सेज। और इसमें फिर जारी बात है कि आपने एक आउटकम अचीव करना है, सो व्हाट यू फॉर दैट वेरी पर्पस, उसमें जो भी चीजें हैं, मटीरियल है, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सबको प्रोड्यूस करने में अच्छी खासी मेहनत होती है, टाइम लगता है, इट्स नॉट इजी जॉब कि आप आसानी से ये सब कुछ कह सकें। ओके, देन वी हैव व्हाट इज मेंट बाय द लर्नर सेंटर एनवायरनमेंट। इस पे कौन कमेंट करेगा जी क्लास? लर्नर सेंटर एनवायरनमेंट क्या होता है? कोमल, इकरा, अच्छा इकरा, आर यू देयर?
हिफ्सा, यस सर। चलिए आप बेटा बताएंगे हमें क्या होता है लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट? जी सर इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये है कि पे केयरफुल अटेंशन टू द नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड एंड बिलीफ दैट लर्नर्स ब्रिंग विद देम टू द क्लासरूम। अच्छा, ठीक जो है। लर्नर होता है उसके अपने जो स्किल्स होते हैं, उसका अपना जो नॉलेज होता है, हम्म, उसके जो बिलीव्स हैं, हम्म, उसकी मतलब उसके साथ वो जो है कंस्ट्रक्टिविज्म इसमें आ जाता है, यानी वो अपने नॉलेज के थ्रू कुछ न्यू कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है। आई थिंक सो यही अप्रोच है सर इसमें। लर्नर सेंटर तो ये नहीं हुआ कि हम लर्नर के मुताबिक पढ़ाएंगे क्या? लर्नर स्टूडेंट हो गया तो सर स्टूडेंट इसको सेंटर फिर स्टूडेंट सेंटर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट। ठीक है। तो पर्पस ये है कि जो हम एज अ टीचर, एज एजुकेटर, एज एक्सपर्ट, देखिए कीप इन माइंड यू पीपल आर गोइंग टू बी एजुकेशनिस्ट, ठीक है। ऑलरेडी यू पीपल आर एजुकेटर्स, ठीक है। तो आप लोग जो हैं टीचर ट्रेनर्स हैं, तो इन फ्यूचर यू विल बिकम टीचर इंशाल्लाह। तो एज अ टीचर हमारा कोर पर्पस जो है, कोर जो हमारा एक टारगेट है, दैट इज टू क्रिएट अ लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे लर्नर जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, प्रेफरेंस मिले, उसकी लर्निंग को ज्यादा प्रेफरेंस मिले, उसको ज्यादा हम फोकस कर सकें। एंड फॉर द वेरी पर्पस वी नीड टू पे आवर केयरफुल अटेंशन टू द नॉलेज। हम स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिलीव्स, यानी हम जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनका जो नॉलेज है उसको हम देखें, अपने नॉलेज को देखें कि मुझे क्या आता है, व्हाट आई नो। यू पीपल आर हैविंग एमएससी और बीएससी इन साइंसेस, नो डाउट यू आर वेरी मच वेरी गुड लर्नर्स आल्सो, वेरी गुड टीचर्स आल्सो, ठीक है। तो आप अपने लेवल्स को देखें, क्योंकि बच्चे के नॉलेज को देखेंगे, उसका उसके पास क्या नॉलेज है। आइदर ही और शी इज वीक इन नॉलेज, आइदर शी और ही इज गुड इन नॉलेज, ठीक है। उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है, गुड नॉलेज है, इनसफिशिएंट नॉलेज है। हम उस चीज को मेजर करें, उसको देखें कि वो बच्चा क्या लर्न कर पा रहा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, ये जो भी डूएबल वर्क हैं, जॉब्स हैं, वो कर पाता है नहीं कर पाता है, उसकी न्यूमेरिकल स्किल्स कैसी हैं, उसकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं, उसकी अगर आप साइंस के मुख्तलिफ जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें क्या उस बारे में उसकी स्किल्स हैं, उसको करना आता है, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने आते हैं, ठीक है, ड्राइंग आती है, तो उसके एप्टीट्यूड्स क्या हैं, उसकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, वो किस तरह की चीज़ों को प्रेफर करता है, बायोलॉजिकल चीज़ों को, फिजिक्स की चीज़ों को, केमिस्ट्री की चीज़ों को, मैथ को प्रेफर करता है पढ़ने के हवाले से, उसके लिए मैथ करना आसान है, या उसमें उसके एप्टीट्यूड में किस तरह की डिफिकल्टीज आ रही हैं। एंड बिलीव्स, उसके बिलीव्स क्या हैं, यानी उसकी कॉमन लाइफ के बारे में क्या बिलीव्स है, चीज़ों के बारे में क्या बिलीव है, साइंस के बारे में क्या बिलीव्स हैं, वो चीज़ों को कैसे देखता है कि चीज़ें वैसी हैं जैसे साइंटिफिक थिंकिंग के थ्रू होती हैं, साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू होती है, उसका बिलीव वैसा है कि जैसे आम लोगों का होता है, जो जो कि नॉन साइंटिफिक होता है एटीट्यूड, उस तरह का उसका एटीट्यूड है, उस तरह के उसके बिलीव्स हैं। तो हम इस चीज़ को मेजर करते रहें साथ साथ क्लासरूम के अंदर, इस चीज़ को हम फोकस करें कि वो हमारे पास किस तरह के बिलीव्स लेके आता है क्लासरूम के अंदर, फिर हमें उस पर किस तरह मेहनत करनी है, किस तरह से उसके बिलीव को बेहतर करना है, चेंज करना है। बेटा हम एक टर्म यूज करते हैं लर्न, एक हम टर्म यूज करते हैं डी लर्न। कौन सी टर्म यूज करते हैं? डी लर्न। डी लर्निंग का पता है किसी को? Did you have some idea about D learning? नो सर। डी लर्न बेटा लर्न होता है, लर्न कोई चीज सीखना, वट एवर यू आर एक्वायरिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू नॉलेज और स्किल और एटीट्यूड। लेकिन जो डी लर्न होता है वो है टू फॉरगेट वट हैव यू ऑलरेडी लर्न, यानी आपने जो पहले लर्न किया हुआ है उसको फॉरगेट करवाना, उसको भुलवाना, यानी ये चीज ठीक नहीं है, इट्स नॉट अ करेक्ट नॉलेज, इट्स नॉट अ करेक्ट कंसेप्ट, इट्स नॉट अ राइट कंसेप्ट। तो हम उस चीज को डी लर्न समथिंग करवाते हैं। बच्चे बात आते हैं, उनके बिलीव्स ठीक नहीं होते, वो चीज़ों को ऐसे सोचते हैं जैसे नॉन साइंटिफिक लोग सोचते हैं। आप साइंस की टीचर्स हैं, साइंस टीच करते हैं, तो मेरे जैसे कई आर्ट्स के लोग आ जाते हैं, उनका साइंस का ज़्यादा नहीं पता होता, तो उनके उनके जो बिलीव्स होते हैं वो बड़े अजीब से होते हैं, बड़े डिफरेंट से होते हैं एज कम्पेयर टू साइंटिफिक बिलीव्स। तो हम फिर उनको वो जो बिलीव उन्होंने जो पहले जेब में रखे होते हैं उन्हें डी लर्न करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो भूल जाएं, फिर उसको री लर्न करना करवाते हैं ताकि वो दोबारा से उस पर एक नया बिलीव, नया आइडिया, नया कंसेप्ट रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, कि जो पुराना आइडिया था उससे वो भूल जाए और जो नया आइडिया है उसको कंसीव कर पाए। दैट इज कॉल्ड लर्न, डी लर्न एंड री लर्न। हम लर्निंग से उसे डी लर्निंग की तरफ लेके आते हैं ताकि वो पुरानी चीज को हमेशा के लिए भूल जाए, और फिर री लर्निंग की तरफ आते हैं कि फिर नई चीज उसमें हम फीड कर सकें। अच्छा, एक चीज बेटा मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सिंपल सी एग्जांपल बहुत दफा शेयर होती है हमारे साथ एजुकेशनिस्ट के साथ,
कि हमेशा अपना जो बर्तन है उसे खाली रखना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं? अपना जो यस सर, बर्तन है हमेशा खाली रखना हमेशा चाहिए। हमेशा हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो भरा हुआ होता है ना प्याला, उसमें मजीद पानी या मजीद उसके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं डाला जा सकता। ठीक है, जी तो सर, एक बात पूछनी थी, एक ऐसे क्वेश्चन। दिमाग जो पहले से अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं कि जी हम बड़े ज़हीन हैं, फतीन हैं, लायक हैं, फायक हैं, हमें तो सब कुछ आता है, फिर उस प्रोसेस में हमें लर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर आपने जो डी लर्नर का बताया जी जी कि जो पुराने उनके बिलीफ उनको खत्म करके इसमें ये ला सकते हैं कि एक ऑब्सलीट मेथड वर्सेस कॉन्सेप्चुअल, एक लड़का है वो रट्टे लगाता हो, हम उसको हाँ ठीक कॉन्सेप्चुअल है, पे वो लेके। तो लेकिन जो रोट लर्निंग वो तो लर्निंग है ही नहीं। सरफेस लर्निंग इज नॉट अ लर्निंग, सिंपल इज दैट। सरफेस लर्निंग तो कभी हमें चाहिए ही नहीं, इसको जितना डिस्कस किया जा सकता है उतना करना चाहिए। देखें एक साइंटिस्ट है, वो रटे लगा के साइंस का डिग्री लेके आ गया तो बेरा कर करेगा ना साइंस का, क्या करेगा लेबोरेटरी में आके, कि हमें क्या फायदा देगा वो। एक डॉक्टर रटे लगा के डॉक्टर बन गया तो आपको क्या इलाज करेगा मुझे बताएं। आप ऐसे डॉक्टर पर जाना पसंद करेंगे जो रट्टेबाज हो, जिससे कोई बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग ना हो डिजीजेस की, उसकी इंडिकेशंस की, बस उसने वक्ती तौर पे याद किया और फिर वो सारा कुछ भूल गया हो। ऐसे ही हर वो इंसान जो रट्टेबाज है वो किसी भी कम्युनिटी के लिए बेरागर कर सकता है, अगर जब भी उसे मौका मिलेगा। उसके डिग्रीज की बेस पे उसने रट्टे लगा के किया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ही और शी विल बी बिग फेलियर, और वो हमें वो बहुत बड़ा हमें यानी बहुत बड़ी हमें नुकसान का बायस हो सकता है, लॉस का बायस हो सकता है। तो जो रटलाइजेशन, इसलिए तो जॉब के लिए लोग पहले इंटरव्यूज रखते हैं, टेस्ट रखते हैं, ताकि रटलाइजेशन के जो लोग हैं उनको मैक्सिमम डिस्कस किया जा सके, चाहे वो टॉपर्स ही क्यों ना हो। अक्सर आपने देखा नहीं है ये जो इंजीनियरिंग टेस्ट होते हैं या मेडिकल टेस्ट होते हैं उसमें अक्सर रट्टाबाज जो होते हैं वो निकल निकल जाते हैं, कहीं पे भी खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इसका पर्पज ये होता है कि रट्टेबाजों को स्क्रीन आउट किया जाए, इसको डिस्कस किया जाए। तो रट्टेबाजी को तो हमने कवर करना है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि रोड लर्निंग को कभी प्रमोट ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसलिए अगर मैंने रोड लर्निंग प्रमोट करनी है मुझे आपसे इतनी बातें करने की जरूरत ही नहीं है, एक एक लाइन पढ़ने की, उसको अंडरस्टैंड करवाने की जरूरत ही नहीं है, उसमें आपका इनपुट लेने की, अपना इनपुट देने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहूँगा भाई ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, इसमें अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं है मुझसे पूछ लें, वरना आप पढ़ लें, अल्लाह खैर सल्ला। इसको अब आपकी टेंशन है कैसे आप याद करते हैं। और मैक्सिमम टीचर ऐसे ही करते हैं, वो क्लासरूम में डिलीवर करते नहीं है, डिस्कशन करते नहीं है, एक्सप्लेनेशन करते नहीं है, आइडियाज शेयर करते नहीं है, बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते ही नहीं है। तो जो भी हमारी अच्छी यहाँ पे आप मेथोडोलॉजीज लर्न करके जा रहे हैं, टेक्निक्स लर्न करके जा रहे हैं, वो अप्लाई करते ही नहीं है, वो बोधर ही नहीं करते। उनको बस एक ही चीज के नोट्स देते हैं, बच्चों को याद करवा दें, बच्चा बैठा रटे लगाता रहता है, उसे समझ भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो लिख लेता है, आंसर कर लेता है और नंबर ले लेता है, दैट्स ऑल। तो ये अच्छी चीज नहीं है, दैट शुड नेवर बी encouraged at any cost। ठीक है जी। सो एक्सपीरियंस enables individuals to build mental models or schemas। बेसिकली आपको मैंने पहले भी बताया कि we learn from experiences, और यही जो आपकी एक्सपीरियंसेस है, these experiences develop your mental schemas, जो कि आपकी थिंकिंग पावर्स हैं, थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं, which in turn provide meaning and organization subsequent experience। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पहले एक्सपीरियंसेस बेहतर होंगे, आपके पहले स्कीमास बेहतर होंगे, तो डेफिनेटली जो सब्सिक्वेंट उसके बाद के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो भी बेटर हो जाएंगे, वो भी अच्छे अंदाज से आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे और आपको माइंड का हिस्सा बन जाएंगे। द नॉलेज इज दस नॉलेज इज नॉट आउट देयर इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर। नॉलेज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर नहीं है, यानी लर्नर पे ही सारा फोकस है। अगर लर्नर को चीज़ों को पता है, वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, चीज़ों को बना सकता है, उसके पास स्किल्स हैं, ठीक है, तो देन ही इज अ गुड लर्नर, और नॉलेज फिर ही उसके पास जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। एंड which learner passively receives, rather knowledge is created through an active process in which the learner transfers information, construct hypotheses and make decisions using his or her mental model। so आप पैसिव लर्निंग ना खवाएं बच्चों को, ठीक है, आप लर्नर को पैसिव लर्निंग की तरफ ना लेके आए, बल्कि उसको क्या करना है, हमने नॉलेज शुड बी क्रिएटेड थ्रू एक्टिव प्रोसेस इन लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस को, जो चीजें सोचता है, जो जिन फुरुजात को वो कायम करता है, थॉट्स को लेके आता है, एंड मेक डिसीजन, और उसके बारे में जो डिसीजन उसके अपने जाती हैं उस बारे में हम उसको हेल्प आउट करें और लर्निंग को एक्टिव बनाएं उसमें, ठीक है। Okay, a form of constructivism called social constructivism also emphasizes
the role of teacher, parents, peer and other community members in helping learners to master concept that they would not be able to understand on their own. हाँ, ये जरूर है, टीचर का रोल हमेशा रहता है और पेरेंट्स का भी रोल रहता है, आपके पीयर्स हैं उनका भी रोल रहता है, कम्युनिटी का रोल भी रहता है कि हम ऐसे कंसेप्ट जो बच्चा खुद से लर्न नहीं कर पाता किसी वजह से, हम उनमें उनको असिस्ट करते रहें. बट दैट लर्निंग शुड बी ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर. यानी जैसे हम मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ वीकली, तो उसका कोर पर्पस यही है कि आप अपने तौर पर इसको अंडरस्टैंड कर सकें और उस पर रिफ्लेक्शन दें व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग ऑन इट, सो व्हाट आई मे क्लैरिफाई यू बेटर where you are wrong, where you are deviating from the major main theory or concept. तो टीचर का रोल यहाँ पे असिस्टिव और सपोर्टिव होता है rather than dictating और sort of lecturing कि वो सिर्फ खुद पे ही फोकस बातें करता जा रहा है. ठीक है. For social constructivism, learning must be active, contextual and social. तो इसमें आप आपस में म्यूचुअल डिस्कशन करें, स्टूडेंट से बात करें, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करें, ठीक है, मिलके पीयर टू पीयर टास्क करें और खुद से मिलकर लर्न करें, एक्सप्लोर करें चीजों को. इट इज द बेस्ट डन इन ग्रुप सेटिंग विद अ टीचर एज फैसिलिटेटर, ठीक है, और अ गाइड. तो टीचर का रोल गाइडेंस का है, फैसिलिटेटर का है रादर देन टीचिंग, तो वो लेक्चरिंग करता रहे इसको. ओके, आईसीटी एजुकेशन के बारे में हमने काफी बात कर ली है, ये बेटा आपने पढ़ भी लिया होगा. ठीक है. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास, वो है बेटा डिजिटल डिवाइड. एक इशू है, इंटरनेशनल इशू है. इसको किसी ने पढ़ा है आप में से, स्टडी किया आप में से किसी ने डिजिटल डिवाइड को? यस सर. आपके अलावा मैमुना, रमशा, सबीन, अक्सा, डिजिटल डिवाइड क्या है बेटा? सर अच्छा, इतने सारे मैंने नाम लिए, कोई तो बताओ भाई, आखिरी मिनट चल रहा है हमारा. अच्छा सर ये गैप है, एक चैलेंज है आईसीटी का कि जो कुछ लोगों के पास एक्सेस होती है, कुछ लोगों के पास एक्सेस नहीं, जो हमारे लिए इशू आ रहा था. ये जैसे आपकी क्लास में इशू आ रहा है, कुछ लोग बेचारे जो हैं वो गांव से हैं और वो उनको सिग्नल इशू आ रहे हैं. सो दैट इज अ गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस एंड दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस और कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो इनमें जो डिफरेंस आ जाता है, मसलन इसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं. मसलन आपको अगर आप देखें तो जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड है आपकी, यानी जो एडवांस कंट्रीज हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एक्सेसिव है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेसिव है, जबकि हमारे यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है. तो ये डिजिटल डिवाइड है कि वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहे हैं, वो जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे हैं. तो इस तरह से ये नेशन वाइज भी डिवाइड हो जाता है. तो इस तरह से एक ऐसी कम्युनिटी पैदा हो जाती है जो कि जिसके अंदर ये थोड़ा सा एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है लोगों के अंदर, कि वो लोग हमसे इसलिए बेहतर हैं बिकॉज दे हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, और हम उनसे इसलिए बेहतर नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी यूजेस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है. तो इस चीज को कवर करने की जरूरत होती है कि हम मीन दैट इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी एट डिफरेंट लेवल इन वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन विल बी द मोस्ट चैलेंजिंग अंडरटेकिंग. इसलिए मुश्किल हो जाता है कि हम जैसे अभी ये जो कोरोना वायरस का ये टाइम पीरियड चल रहा है, वीक्स चल रहे हैं, अब इसमें बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं एजुकेशन में जिनके घर में टीवी भी नहीं है, जिनके पास कोई बच्चों के लिए इंटरनेट नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है जो एंड्रॉयड सेट हो. तो वो बच्चों को कैसे टीच कर पाएंगे एज कम्पेयर टू दोज जिनके पास ये फैसिलिटी आसानी से है. ठीक है. तो ये डिजिटल डिवाइड है, टू हैव एंड टू नॉट हैव, जो कि टेक्नोलॉजी ने पैदा कर दिया. और ये एक इशू भी है इंटरनेशनली, ये एक इशू है कि इसके असरात क्या आते हैं लर्निंग पे, इसके साथ इंसान की जो पर्सनालिटी बिल्डअप है उसमें क्या आते हैं, और जो उसकी लाइफ सक्सेस है उसमें क्या आते हैं. ठीक है. तो आज के लिए इतना काफी है. यस सर.